हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया और घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। बैचलर परिचय देना जरूरी है क्या? हम सभी जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का यह रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। सिर्फ सक्सेस की नहीं तो इंडिया के कई मिसाइल्स और प्रोजेक्ट के उड़ान का भी वो कारण बन सके। तो कैसे उन्होंने इन सारे हालातों का डट इन्हीं सारे सवालों के जवाब और एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगी इन टुडे वीडियो टाइटल बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इफ यू वांट टू शाइन लाइफ सन फर्स्ट वन लाइफ सन, दुनिया को यह सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जयनुलाल दिन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वर की सैर कराते थे, और उनकी माँ आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बड़ा था। घर में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसे की समस्या होती रहती थी, इसलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक ही रीजन था इस काम को करने का? वेल नहीं, उन्होंने इस काम को सोच समझकर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, और इसलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर अब कोर्सेस नॉलेज ढूंढने का यह रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। उनमें से एक जो कठिनाई थी उनके बचपन की है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो उनके बेस्ट फ्रेंड रामनाथ शास्त्री जी एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो चौंक गए। उन्होंने दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना पूरे ज़िंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे, और शायद इसलिए वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन एक्चुअली बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम। और ऐसे ही कई लाइफ लेसन सीखकर अब्दुल कलाम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। लेकिन उनके लाइफ के ये लेसन्स और 2020 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो सपना था वो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल रही है। एंड जस्ट इमेजिन एक ऐसे इंसान जिनके पास इतना वेल्थ ऑफ नॉलेज था, उनके लाइफ लेसन्स को अगर आप भूलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कितने पीछे जा रहे हो। नॉट टू वेरी आप बोर्ड, सभी लाइफ लेसन से सीख ग्रहण कर सकते हो। लास्ट बेंच पर बैठने वाले लोग मैं आपको बताना चाहती हूँ अब्दुल कलाम के लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। क्लास के उसी लास्ट बेंच पर बैठकर उन्होंने अपना एक गोल बनाया था, फाइटर पायलट बनने का गोल, और एक गोल बना था उनके गुरु की वजह से। एक दिन उनके टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनकी कक्षा को चिड़िया कैसे उड़ती है वो सिखा रहे थे, लेकिन
25 मिनट तक समझाने के बाद भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था और इस पर अय्यर जी ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला। अगर थ्योरेटिकली किसी को ना समझे तो उन्हें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, और बस यही था सॉल्यूशन। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो सारे बच्चों को पास के एक समुद्र किनारे ले गए और वहाँ उड़ते हुए पक्षियों के लाइव डेमो दिखाकर उन्होंने बच्चों को चिड़ियों की टेल की पोजीशन से लेकर उनके पंखों के शेप तक सब कुछ समझाया। चिड़ियों की वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तय कर लिया कि बड़े होकर वो फाइटर पायलट बनने जैसा बड़ा गोल हासिल करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि स्मॉल एम इज अ क्राइम है अ ग्रेट एम, लेकिन अपना सपना पूरा करने की में वो हार गए। बेल हुआ एक कि अपने सपने को पूरा करने के लिए 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्थम तो प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही, सो उन्हें भी लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन सबमिशन के दिन सब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका ये मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा। अब अगर नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो कम से कम 1 मंथ तो लगेगा ही। यह सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा, लेकिन क्या आज तक किसी की टीचर ने 1 महीने का समय दिया है? मुझे तो नहीं मिला कभी जिंदगी में भाई। उनके प्रोफेसर ने इतने समय के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 दिन मुझे नया मॉडल बनाकर दो, वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। यह सुनते ही कलाम जी के होश उड़ गए। एंड क्या कब समय में यह प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कलाम जी को रोकने वाला था? नहीं। स्कॉलरशिप खींचने के डर से, स्कॉलरशिप ना खिंच जाए इस डर से कलाम सर ने 3 दिन बिना सोए दिन रात इतनी मेहनत की कि जब 3 दिन बाद उन्होंने मॉडल पेश किया तो उनके प्रोफेसर चकित रह गए। उनके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही, मुझे पता था कि 3 दिन में नया एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप छीन जाने के जुनून की वजह से तुमने इसे पॉसिबल किया है। और इस इंसिडेंट से कलाम जी को एक बात समझ आ गई, टू सेट इन और मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आखिर उनकी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना सपना पूरा करने का एक अवसर इन्हें इंटरव्यू के रूप में आया, जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून। इसका इंटरव्यू लेकर जैसे मैंने पहले कहा, उनका यह सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इस इंटरव्यू में 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को ही चुना गया। और पता है कलाम जी कौन सी पोजीशन पर थे? 9वीं पोजीशन पर थे। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका यह सपना ही रह गया। यह इंसिडेंट उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। इसलिए इस एक्सीडेंट को कलाम जी ने अपनी माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन इज ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिसकी सीख में वो कहते हैं, इट इज ओनली व्हेन वी आर faced with failure do we realize we're not always there within us. We only need to find them and move on with our lives. चाहे अपनी निजी उड़ान में वो पीछे रह गए हों, लेकिन उनके इस मंत्र की वजह से वो पूरे इंडिया को सक्सेस की उड़ान देने वाले थे। जब उनका इंडियन एयर फोर्सेस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें विक्रम साराभाई जी के इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पाई में प्रमोट कर दिया गया, जहां पर उनका पहला मिशन था इंडियन के पहले रॉकेट की उड़ान भरना, क्योंकि उनका मानना था द कंट्री डजंट डिजर्व एनीथिंग लेस देन सक्सेस फ्रॉम अस। वैसे तो एक रॉकेट केरला के तुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर
होने के कारण इनको स्पायर के पास ना कोई वर्कशॉप था, ना ही कोई रिसर्च फैसिलिटी। इस पर अब्दुल कलाम जी ने कहा, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। और फिर क्या था, उन्होंने थुम्बा गांव के एक पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और उसी चर्च के बिशप के घर को अपना ऑफिस बना लिया। और आखिर में जैसे तैसे करके उन्होंने रॉकेट को पूरी तरह से बना लिया। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लेकर जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने सारे पार्ट्स बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतने मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखा। लेकिन जिस इंसिडेंट से एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम मिसाइल मैन पड़ा, वो एक एक्सेस नहीं, वो एक फेलियर था। साल 1969 में कलाम जी इसरो में इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 10 साल के खून पसीने की मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को खड़ा किया। प्रोजेक्ट के समय 1979 में कलाम जी के पिता की मौत हो गई और फिर भी वह अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को निजी जिंदगी से ऊपर रखकर कंप्लीट किया। लेकिन जब अगस्त 1989 को इसे लॉन्च किया गया तो सेकंड स्टेज में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। अब जब प्रोजेक्ट फेल हो चुका था तो सारे लोग उन पर सवाल उठाने लगे। तब प्रोफेसर सतीश धवन, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने इस फेलियर का पूरा श्रेय खुद पर ले लिया। उनके इस लीडरशिप की तारीफ करते हुए कलाम जी हमेशा कहते, लीडर मस्ट हैव अ विजन एंड पैशन एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम, स्टैंड या शुड नो हाउ टू डिफीट इट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मस्ट वर्क विथ इंटीग्रिटी। लीडर के इसी सीट को हथेली पर रखकर फेलियर के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने नए सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया। आखिर 18 जुलाई 1980 में उन्होंने SLV-3 से रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिससे इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फायरिंग नेशन का सीक्वेंस मेंबर बन गया। इस प्रोजेक्ट के बाद तो उन्होंने इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक